राम राम भाई, राम राम। सब लोग अच्छे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। जी सर। ओके। डॉक्टर अजय भाई, आपकी आवाज अच्छी है, स्ट्रोंग है। इसका मतलब अच्छे ही हो। डॉक्टर सिमरन भी हैं, डॉक्टर दीपांशी, डॉक्टर दीपशिखा आ गई? अभी नहीं आई है। अभी नहीं आई। डॉक्टर दीप करके दो नाम है, किसके हैं ये? एक सर दीपेंद्र। दीपेंद्र। अच्छा। और ओके, डॉक्टर दीपेंद्र। तो आज ऑर्गेनन है भैया, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, सिक्स एडिशन हम पढ़ रहे हैं। और हमारा 25 अफोरिज्म हो गया था, हम्म। और इसका फुट नोट भी हो गया था डॉक्टर अमित पाल भाई। जी। तो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अफोरिज्म नंबर 26, बहुत बार हम्म। याद कराया होगा, करा होगा आपने, बिल्कुल। जी। क्योंकि यही नेचुरल लॉ है। हम्म। तो 26 में कह रहे हैं, 26 एफोरिज्म में पहले तो डेट डाल लें आप इस पे। आज डेट है 16 जनवरी, 16 फरवरी 2025। इसमें कह रहे हैं कि दिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर which was sometimes indeed vaguely surmised हम्म। but not hitherto fully recognized, and to which is due every real cure that has ever taken place। डॉट लगा के हम्म। आगे इस नेचुरल लॉ को बताएंगे। तो हम्म। यहाँ एनिमैन साहब कह रहे हैं कि दिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ of nature which was sometimes indeed vaguely surmised। हम्म। ये जो पीछे अब तक बता रहे हैं सब, अब तक चले आ रहे हैं कि जो कुछ भी होता है होम्योपैथिक में सिमिलीमम दे करके, किस तरह से केवल एकमात्र होम्योपैथिक तरीका ही है जो कि क्योर कर सकता है, वास्तव में सर्विस दे सकता है ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमैनिटी को। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये सब निर्भर करता है फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ पर, लॉ ऑफ नेचर पर, होम्योपैथिक लॉ ऑफ हम्म। नेचर पर, जिसको कभी कभी वास्तव में स्पष्ट रूप से जिसका अनुमान हम्म। लगाया गया, पता चल भी हम्म। रहा था, वेगली हम्म। अनुमान भी हम्म। लग रहा था कि हाँ ऐसे ही होता है, होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर के द्वारा ही हम्म। ट्रू सर्विस मिलती है, बट नॉट हिदर टू फुली रिकॉग्नाइज्ड and to which is due every real cure that has ever taken place। तो हैनीमैन साहब का हम्म। भाव यह है कि लेकिन अब तक उसको फुली रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, पूर्ण रूप से उसे पहचाना नहीं गया, जबकि हम्म। लोगों ने ऐसा होता हुआ पहले देखा भी था, कभी कभी समय समय पर। इंट्रोडक्शन में भी आया था ना अमित पाल, बिल्कुल कि बिल्कुल। होम्यो ये सिमिलीमम के आधार पर क्योर होते हुए पहले भी देखे लोगों ने, हम्म। होम्योपैथिक थेरापेटिक साइंस के एस्टेब्लिश होने से पहले। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि लेकिन उसे उस तरीके को ये ऐसे कैसे क्योर हो जा रहा है, इसको हम्म। किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा पूर्ण रूप से। हम्म। हम्म। तो एक हैनीमैन साहब ने रिकॉग्नाइज करके उस समय पर फिर एक तो होम्योपैथिक थेरापेटिक साइंस के रूप में एस्टेब्लिश करा, और फिर उन्होंने इस बात को यहाँ 26 एफोरिज्म में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उसको अब हम्म। तक पूर्ण रूप से रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, एंड टू विच हम्म। इज ड्यू एवरी रियल क्योर दैट हैज एवर टेकन प्लेस, जिसके माध्यम से ही एक वास्तविक क्योर जो है, हर एक हम्म। रियल क्योर वो होता है। और वो नियम हम्म। क्या है, वो होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर क्या है? वो है
कि ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए स्ट्रोंगर वन इफ द लेटर ब्रैकेट में कह रहे हैं वाइल्स्ट डिफरिंग इन काइंड ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशंस। तो ये नेचुरल ला कह लो इसको, होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर कह लो। और मैं यहाँ एक वर्ड को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं जरूर यहाँ शेयर करूंगा आपसे। होम्योपैथिक का मतलब है सिमिलिमम, सिमिलर, सिमिलर का नियम। अब सिमिलर का नियम जो है वो हमारे मेडिकल जो हम मेडिकली भी यूज कर सकते हैं और ये दूसरे सोशली एस्पेक्ट पे भी सिमिलिमम का जो नियम है, ये सिमिलिमम का नियम हर पहलू पे मिलता है समाज में। केवल और केवल ये हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए ही होम्योपैथिक का जो सार है वो केवल इसी के लिए सीमित नहीं है। होम्योपैथिक को हम जब भी कहीं भी पढ़ें वर्ड को हम सिमिलिमम या सिमिलर के रूप में इसको लेंगे तो आप इसे हर जगह देखेंगे जो एग्जाम्पल में आएंगे। सिमिलर टर्म जो है वो बिल्कुल रिलेटेड इज इक्वल टू होम्योपैथिक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब उसको देखेंगे उस सिमिलर के तरह से देखेंगे तो अब कह रहे हैं कि ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए स्ट्रोंगर वन इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर, यानी कि लेटर इज वेरी होम्योपैथिक टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। ब्रैकेट में कह रहे हैं जबकि उनका सोर्स जो है वो डिफर होना चाहिए, वाइल्स डिफरिंग इन काइंड। तो अब जब हम इसको अमितपाल भाई पढ़ते थे तो हमारे सर आर के जायसवाल सर हमें समझाते थे नेचर में अब कैसे आएगा। जैसे मैं इसको सिमिलर को लेके बात कर रहा था, एक जैसा सिमिलर मतलब एक तरह से कहिए हमारे सर बोलते थे कि अगर कहीं एक बड़ा वो है कोई बुल है फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सांड है या एक सांड है, उससे बड़े वाला अगर कोई सांड वहां आ जाता है तो छोटे वाला वहां से चला जाता है। गुंडे पे ले आओ, कोई एक गुंडा किसी एरिया में एनक्रोचमेंट करना चाहता है, यदि उसी के जैसा उसी के इंटरेस्ट जैसा लेकिन दूसरी तरीके का कोई बड़ा गुंडा वहां आ गया जिसका भी मकसद यही है तो छोटे वाला चला जाएगा, वहां से छोड़ के चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही डिजीज फोर्स को लेके बात बढ़ेगी आगे कि जो डिजीज नेचुरल डिजीज फोर्स है, नेचुरल डिजीज अफेक्शन है, यदि उसके जैसा कोई आर्टिफिशियल सिमिलर मैनिफेस्टेशन वाला स्ट्रोंगर वन आर्टिफिशियल डिजीज आ जाए बॉडी में तो नेचुरल वन रहेगा या चला जाएगा? चला जाएगा ना भाई अमित, हेलो। तो ये प्रिंसिपल आपके शरीर में, ये प्रिंसिपल नेचर में, ये प्रिंसिपल समाज में, पॉलिटिक्स में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में ये नियम फॉलो करता है, इसलिए इसको नेचुरल लॉ कहा। और होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर इसलिए कहा होम्योपैथिक इज इक्वल टू सिमिलिमम। सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर चूंकि बेस है इस होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक साइंस का, तो इसलिए ये होम्योपैथिक जो है वो टर्म बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली इक्वल है सिमिलिमम के। किसी की कोई पॉइंट है यहां तो रखें अपना, फिर फुट नोट करेंगे। कुछ कहना है किसी को? डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपेंद्र भाई, डॉक्टर अजय, कोई पॉइंट है भैया किसी का? ओके
अच्छा, सब लोग शांत क्यों हो? लाइन पे तो हो ना? हाँ जी जी बॉस, जी बॉस। हाँ बिल्कुल। चलो, कम से कम ये कहो दीपशिका के नहीं भैया आगे बढ़ो। नहीं तो भैया, अब बॉस मेरी बिटिया खांस रही थी इसलिए हम थोड़ा म्यूट पे थे। अच्छा, हाँ मैं ऐसे सोच रहा हूँ जैसे मैं ही बोल रहा हूँ और शायद है नहीं कोई इधर। तो जी ये जी जी। ये नेचुरल लॉ आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें फुटनोट है, फुटनोट नंबर 14। इसमें बताएंगे अब कि कैसे नेचर में ये नियम चल रहा है या लागू होता है। फुटनोट नंबर 14 और क्लियर करेगा इन्हीं बातों को जो मैं जी अभी कर रहा था आपसे। कह रहे हैं 10 आर क्योर्ड बोथ फिजिकल अफेक्शंस एंड मॉरल मेलेडीज। इस तरह से दोनों क्योर हो जाते हैं इसके इस प्रिंसिपल के हिसाब से, फिजिकल अफेक्शंस एंड मॉरल मेलेडीज। हाउ इज इट that in the early dawn the brilliant Jupiter vanishes from the gaze of the beholder? अब उदाहरण ला रहे हैं कि अब देखो कैसे हो जाता है। ये ऐसे हो जाता है कि जैसे कि आप किस तरह से जब सुबह सुबह की भोर होती है, सुबह की भोर होती है तो जो ब्रिलियंट जुपिटर है, जो आसमान में एक चमकता हुआ तारा होता है, उसकी जो रोशनी है वो कैसे, उसकी चमक कैसे वैनिश हो जाती है गेज ऑफ द बिहोल्डर। इस तरह से उसकी चमक घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उससे बड़ा आने वाला है, सूर्य की लाइट आने वाली है। By a stronger, very similar power acting on his optic nerve, the brightness of approaching day। यहां तक ये बात पूरी हुई है कि देखो किस तरह से उसका गेज, उसकी चमक कम हो जाती है एक स्ट्रोंगर और सिमिलर पावर जब काम करने लगती है ऑप्टिक नर्व पे, ब्राइटनेस ऑफ द अप्रोचिंग डे की। वही जो हमें अच्छे से दिख रहा था, हमारी ऑप्टिक नर्व जिसको अच्छे से पकड़ रही थी, वही लाइट कैसे वैनिश हो जाती है जैसे दिन आने लगता है, यानी कि स्ट्रोंगर वन आने लगता है हमारी ऑप्टिक नर्व पे, स्ट्रोंगर ब्राइटनेस आने लगती है। इन सिचुएशंस रिप्लीट विद फीटेड ऑर्डर वेयर विद इज इट usual to soothe effectually the offended olfactory nerves। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन बोलते हैं फिर साथ में ही उसका वहां भाव उसका क्लैरिटी भी देते हैं। विच स्नफ दैट अफेक्ट द सेंस ऑफ स्मेल इन ए सिमिलर बट स्ट्रोंगर मैनर। किस तरह से कह रहे हैं इन सिचुएशन रिप्लीट विद फीटेड ऑर्डर। रिप्लीट का मतलब होता है जो भरपूर, कुछ ऐसा लिखा है। वो जो सिचुएशन होती है जहां फीटेड ऑर्डर्स होती हैं अच्छी खासी भरपूर, ऐसी सिचुएशन में वेयर विद इज इट यूजुअल टू सूद इफेक्चुअली द ऑफेंडेड ऑल्फैक्टरी नर्व। तो वहां एक ऑल्फैक्टरी नर्व किस तरह से इफेक्चुअली सूद हो जाती हैं, कब? विद स्नफ दैट अफेक्ट्स द सेंस ऑफ स्मेल इन सिमिलर बट स्ट्रोंगर मैनर। कुछ ऐसा सूंघने से जो कि और ज्यादा इफेक्टिव हो, सेंस ऑफ स्मेल के रूप में स्ट्रोंगर हो, सिमिलर हो, उससे किस तरह से एक दुर्गंध कैसे कम हो जाती है। जैसे कहीं हमारे डिओड्रेंट हम वो डालते हैं, रूम फ्रेशनर, हम कहीं कहीं गंदगी हो रही है, कहीं कोई जीव सड़ रहा है, तो वहां हम अपना कुछ स्ट्रोंग स्मेलिंग एल्को स्प्रिट या कुछ उसका छिड़काव कर देते हैं। तो वो दुर्गंध
कैसे चली गई? क्योंकि हमारी ओल्फैक्टरी नर्व पे मोर स्ट्रोंगर वर्ने का असर आ गया, तो वो वहां से वो दुर्गंधित ज्यादा जो वीकर थी दुर्गंध, वो वहां से चली जाती है। नो म्यूजिक, नो सर्ज्ड केक which act on the nerves of the other senses can cure this olfactory disgust। हनुमान साहब कह रहे उस स्मेल की जगह आप वहां म्यूजिक बजा दो, कोई दूसरा शुगर सर्ज नहीं था, शुगर केक ले आओ, वो खिला दो, वो नर्व से उस स्मेल को, सेंस को खत्म करेगा क्या? नहीं नहीं करेगा। और अगर जो करेगा वो उसी के जैसा बिल्कुल और थोड़ा सा स्ट्रोंगर वन वो करेगा, है जी। जी बिल्कुल जी जी। जी तो मैं थोड़े क्रूड एग्जाम्पल ले रहा था, हनीमैन साहब बिल्कुल अपने साइंटिफिक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहाँ। तो वहां कोई म्यूजिक काम नहीं करेगा, कोई शुगर केक काम नहीं करेगा, जो दूसरी सेंसेस के नर्व पे काम करेगा। बल्कि कह रहे कि क्या वो वहां कर सकता है? नहीं कर सकता। हाउ, अगला कह रहे हैं फिर एग्जाम्पल, हाउ डज द सोल्जर कनिंगली स्टिफल द पीटियस क्राइज ऑफ हिम हु रन्स द gauntlet from the ear of the compassionate bystanders by the shrill notes of the fife commingled with the roll of the noisy drum। किस तरह से? तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो कैसे सोल्जर्स को कनिंगली स्टीफल किया जाता है। स्टीफल, कनिंगली स्टीफल का मतलब चालाकी से दबा दी जाती है पीटीएस क्राइज को ऑफ हिम हु डज द सोल्जर हु रन्स द गाउंटलेट फ्रॉम द ईयर्स ऑफ द कंपैशनेट सोल्जर्स। कंपैशनेट सोल्जर का मतलब है एक बेसिकली भाव यहाँ ये है कि अगर किसी को गोली लगी, किसी को कुछ किसी की चीख पुकार है, पीटीएस क्राइज है जो उसके कान में पड़ रही है, उसको कनिंगली किसी सोल्जर्स के कैसे उससे दूर किया जाता है? बाय द श्रिल नोट्स ऑफ द फीफे कमिंगल्ड विद द रोल ऑफ द नॉइजी ड्रम। श्रिल नॉइज, फीफे, फीफे का भी मतलब होता है, मैंने लिख तो रखे हैं, आप भी बताओ। फीफे होता है जो उसमें युद्ध में वो बजते हैं, मुरली नहीं बजाई? मुरली, मुरली की जगह बड़े बड़े वो एक है भैया, नगाड़े बोलते हैं उनको, जो ड्रम बजाते हैं। हाँ हाँ हाँ, दुंदुभी, दुंदुभी बोलते हैं उसको, दुंदुभी। हाँ ओके, जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो जो युद्ध में बजाते हैं नगाड़े, दुंदुभी या आवाज करने वाली, जो जोर जोर की नोट्स वाली श्रील आवाजें निकाल के, उनके द्वारा, नॉइज ड्रम के द्वारा किस तरह से चीख पुकार को दूर कर दिया जाता है किसी इंसान की कानों की सेंस से। एंड द बेटा, जैसे बस ये वैसे ही होगा ना कि जैसे कोई सोल्जर है, वो दूसरे की चीख पुकार से कहीं वो भयभीत ना हो जाए, या उसको ये ना लगे कि मैं कैसे मारूं अपने दुश्मन को, या हाँ कैसे हाँ हाँ, वो उससे विनम्र ना बचाने हो के लिए। जाए, सुन्न ना पड़ जाए। जी हाँ, जी जी जी। इसीलिए ये कॉन्स्टेंटली बजता रहता है। पुराने उसमें भी महाभारत काल में भी देखते थे, शंख बज रहा है, कहीं कहीं नगाड़े बज रहे हैं, तो ये बजता रहता था लगातार, ताकि जो है लोगों को चीख पुकारना सुनाई दे, उनको सिर्फ अपना वो फोकस जो उनका हाँ काम है वो। हाँ, वो उस पे उसका इफेक्ट ना पड़े उनके हाँ, ऊपर। आगे कह रहे हैं, एंड द डिस्टेंट रॉयल ऑफ द एनिमीज कैनन दैट इंस्पायर्स हिज आर्मी विद फियर।
by the loud boom of the big drum। किस तरह से वो जो गर्जना है दुश्मन की तोप की, that inspire his armies with fear, जो किसी आर्मी को डर बैठा सकती थी, ऐसी दुश्मन की तोप की आवाज को जो दूर गर्जना है उसको कैसे दूर कर देते हैं? बाय द लाउड बूम ऑफ द बिग ड्रम। वो जो ड्रम बज रहे हैं वही नगाड़े, उन नगाड़ों में दूर की जो दुश्मन की जो तोप की आवाज है वो इफेक्टलेस कर दी जाती है। For neither the one nor the other would the distribution of the brilliant piece of uniform nor a reprimand to the regiment suffice। यहां कह रहे हैं हैनीमैन साहब कि जो इन उपायों के अलावा, for neither the one nor the other would the distribution of the brilliant piece of uniform, ना तो बहुत जबरदस्त वहां आपका वो ब्रिलियंट पीस ऑफ यूनिफॉर्म का मतलब है कि कोई एक तरह से नियम काम नहीं करेंगे वहां। ब्रिलियंट पीस ऑफ यूनिफॉर्म का देखना क्या मतलब है डॉक्टर दीपशिखा, अमित भाई? एक होता है ना यूनिफॉर्म का मतलब बस जो वो कपड़ा, जो यूनिफॉर्म, जो ड्रेस पहनते हैं। अच्छा अच्छा, ये वो वही है। मैं सोचा था उधर डिसिप्लिन को लेके मैं चल गया थोड़ा सा कि वहां कोई, लेकिन ब्रिलियंट पीस ऑफ यूनिफॉर्म काम नहीं करनी वहां। नॉर ए रेप्रीमेंट टू द रेजिमेंट, ना ही रेजिमेंट को आप रेप्रीमेंट करो, वो काम करने वाला। रेप्रीमेंट का मतलब होता है शायद यहाँ उनको जैसे सुनाना है बेटा, ऐसा कुछ लग रहा है ना। ना तो उनको डांटना, फटकारना, सुनाना काम करेगा, ना कोई वहां ब्रिलियंट पीस ऑफ यूनिफॉर्म काम करेगा। डॉक्टर सिमरन जी 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 बिल्कुल। जो काम करने की जैसी चीज है वही काम करेंगी वहां, वो सफाइज नहीं रहेंगी। इन लाइक मैनर, देखो अब शरीर की तरफ ला रहे हैं, साइकी की तरफ। इन लाइक मैनर मॉर्निंग एंड सोरो विल बी इफेस्ड from the mind by the account of another and still greater cause for sorrow happening to another, even though it be a mere fiction। बिल्कुल इसी ठीक तरह से, इसी तरह से हैनीमैन साहब कह रहे हैं, कोई बंदा मॉर्निंग और सोरो कंडीशन में है, या कोई ऐसी स्थिति है जो बहुत ही उदासी भरी और दुख भरी स्थिति है, उसको कम किया जा सकता है किसी के माइंड पर से, किसी की साइकी से, उसे एफेस्ड किया जा सकता है बाय द अकाउंट ऑफ अनदर एंड स्टिल ग्रेटर कॉज फॉर सोरो हैपनिंग टू अनदर। किसी दूसरे को उससे भी ज्यादा दुख भरी घटना जो हुई हो उसको सुनाकर, या दूसरे की और बड़ी दुख भरी घटना किसी इंसान की अपने दुख को कम कर देती है। एक गाना भी है इसमें कि जब दुनिया का दुख देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये बिल्कुल होम्योपैथिक या सिमिलिमम के या लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ही ये बात है। और यही मैं अक्सर एक एग्जांपल और लेता हूं, अमित पाल भाई को याद आ गया होगा, बिल्कुल। अशोका द ग्रेट एक सीरियल है डॉक्टर दीपशिखा, उसमें बिंदुसार के बेटे हैं ये अशोका। हाँ जी हाँ जी। तो अशोका की माँ की डेथ हो जाती है। बिंदुसार बहुत प्यार करते हैं अशोका को, और अशोका बच्चे रहते हैं, तो वो बेसिकली उनको मनाने के लिए, उसको उस गम से उभारने के लिए बहुत सारे वो कोशिश करते हैं। जंगल में जाके कभी नशेड़ी की तरह से वो करेंगे। हमारे यहाँ तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं यार।
तो बेसिकली वो कामयाब नहीं हो पाते। तो जब आखिर में वो कहते हैं बिंदुसार, राजा बिंदुसार अशोका से कि भाई ठीक है, अब मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। कह रहे हैं कि जब तूने अपनी माँ को देखा तो उसके साथ खेला, कि हाँ वो इसलिए मुझे याद आती है। कह रहे मैं 2 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने अपनी माँ को जिया भी नहीं, देखा भी नहीं। तो जब अशोका को ये वाली बात बताई बिंदुसार, राजा बिंदुसार ने, तो अशोका अपनी माँ के खोने के गम से बाहर आ गए। तो स्ट्रोंगर वन, सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन बट डिफरिंग इन काइंड था। बिल्कुल यहाँ पे ये 26 है, देखो। डिफरिंग इन काइंड ये है कि माँ दोनों की अलग अलग थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन सेम था। दोनों की माँ गई थी। ऐसा नहीं कि बिंदुसार कहता कि मेरा फला राज्य छीन लिया था, तेरी माँ गई है, लेकिन मैं वहां मेरे से वो राजधानी छीन ली किसी ने। ये काम नहीं करता यहाँ। माँ का ही ऑर्गन जैसा है हो बेटा। गया, बिल्कुल। जैसे होमोलोगस ऑर्गन होते थे ना, डिफरेंट काइंड के होते थे और फंक्शन सेम होता हाँ, था। एनालोगस। सॉरी, हाँ, एनालोगस था, मैनिफेस्टेशन सेम थे और डिफरेंट ओरिजिन थे। ओरिजिन डिफरेंट थे। जैसे इंसान, मनुष्य का हाथ का पंजा, घोड़े की टांग, जी, पंछी का पंख, ये सब एनालोगस ऑर्गन में आते थे। बिल्कुल वही है बेटा ये, सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन बट डिफरिंग इन काइंड। अब मजे की बात यह है कि ये वहां बहुत अच्छा जवाब मिला इस बात को और समझने से कि कुछ डॉक्टर्स ने आइसोपैथी करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर दीप शिखा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आइसोपैथी में क्या करते थे, इस सिमिलिया को गलत ढंग से उन्होंने परसीव कर लिया। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को फोड़ा हो रहा है, इसी फोड़े की पस को लेकर के इसे एटीन्यूएट करके इसी की दवाई बना के इसी को खिला दो। हाँ जी। समझ रहे हो अमितपाल भाई? तो इसके बीच में थोड़ा सा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई लोगों को, तो जिससे उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी। तो उसको हैनीमैन साहब ने कहा ये आइसोपैथी है, ये होम्योपैथी नहीं है। हाँ जी। यहाँ पे भैया वो ये भी सोच सकते हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, हम लोग उनके घर जाते हैं, कोई भी उनके घर जाता है तो वो हाँ, बताता है तेरे तो फिर भी ठीक था, उसका देख, उसने तो कुछ नहीं देखा जीवन में, हाँ, उसका तो ये हाँ, वाले एग्जाम काम हाँ। करते हैं। देखो सामाजिक कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ पहले से ही। समझ रहे हैं कितना भैया ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया डॉक्टर सिमरन। किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई तो उसके यहाँ जब हम लोगों के यहाँ 12-13 दिन तक बैठते हैं जाकर के, उसके बाद वो तिरामी होती है, अंत्येष्टि होती है। तो उससे पहले वहां जो लोग बैठते हैं, वो बैठने की व्यवस्था इसलिए ही बनाई गई थी कि वहां पे लोग चर्चा करें। जो वो मॉर्नफुल इंसान है, मॉर्नफुल फैमिली है, सोरोइंग फैमिली है, वो उसको सूदिंग मिले। तो वहां अक्सर यही बातें होती थी, अक्सर यही बातें होती थी। किसी का मान लो बेटा चला गया जवान, तो उसको बोलते थे भैया तेरे ने कुछ तो देख लिया, उसका तो बेचारा छोटा सा ही था, वो चला गया, वो तो नई उम्र में चला गया, वो तो चलो ठीक है, तुम्हारे पिताजी सब कुछ करके तो चले गए, सबकी शादी करके चले गए, तुम्हें एस्टेब्लिश करके चले गए। उसके तो बच्चे भी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उनका पिता तो तब चला गया। ऐसी सिमिलर मैनिफेस्टेशन वाली है जी। हाँ, डायनेमिक अफेक्शंस को वहां पे वो होता। लेकिन अब थोड़ा सा वो भी डिस्टोर्ट हो रहा है, हालांकि थोड़ी देर तो बात करेंगे, फिर अपनी बिजनेस की बात करने लगते हैं 2 लोग बैठ के वहीं उसी के पास, वो अलग बात है। तो देखो कितना, अब इसको हम समझें कि हमारी व्यवस्थाएं कितनी साइंटिफिक थी, हमारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं कितनी ओरिजिनल थी, ट्रूथ था उनके पीछे।
अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, द इंजूरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ टू ग्रेट जॉय विल बी रिमूव्ड बाय ड्रिंकिंग कॉफी which produces an excessively joyous state of mind। हम्म, अब पता चल जाएगा डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिका कि कॉफी से जॉय में क्यों, एक्सेसिव जॉय से जो कंप्लेन आती है उसमें क्यों काम करती है कॉफी। तो कोई बहुत बड़ा जॉय किसी को हुआ और उसका इंजूरियस कंसिक्वेंसेस हो गए तो उसको रिमूव कर दिया जाता है ड्रिंकिंग कॉफी ड्रिंक करके। क्यों? क्योंकि कॉफी प्रोड्यूस करती है और भी एक्सेसिवली जॉयस स्टेट ऑफ माइंड की, इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय में कॉफी को रखा गया है। अगला कह रहे हैं, नेशंस लाइक द जर्मन्स who have for centuries been gradually sinking deeper and deeper in soulless apathy and degrading serfdom must first be trodden still deeper in the dust by the western conqueror until their situation became intolerable। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। बेसिकली जर्मन्स जैसा नेशन सेंचुरीज तक ग्रेजुअली डूबता चला गया, डीपर एंड डीपर दासत्व में, गुलामी की। जब तक डूबता चला गया, मस्ट फर्स्ट बी ट्रोडन स्टिल डीपर, जब तक उनको और ज्यादा नहीं कुचल दिया गया, डस्ट में ना मिला दिया गया वेस्टर्न कॉन्कर के द्वारा। जैसे ही वेस्टर्न कॉन्कर आए तो और एक हद तक जब वो हो गए, मतलब वो दासत्व को जी रहे थे, लेकिन जब उन्हें उन पर सेम ऐसा ही अत्याचार या और ज्यादा कुचलने का भाव वेस्टर्न कॉन्कर के द्वारा किया गया तो फिर वो उनमें सेकेंडरी रिएक्शन आया एक तरह से, जो इसमें आता है हमारा, और फिर वो उठ खड़े हुए। इसमें आगे वही बताएंगे, देयर मीन ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स वाज देयर बाय ओवरस्ट्रेन्ड एंड रिमूव्ड। तो जब वो असहनीय हो गई वो स्थिति दबाने की, कुचलने की, तो उनके जो ओपिनियन अपने बारे में थे, इस तरह से जब वो ओवरस्ट्रेन्ड हो गए और फिर वो रिमूव हुए, इस है ना। तो ये भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि वो दासत्व में जाते जा रहे थे, सिंकिंग एंड सिंकिंग में, लेकिन जैसे ही उनपे कोई एक और स्ट्रोंगर अटैक हुआ तो फिर वो उनके ओपिनियन अपने बारे में बदले, ओवरस्ट्रेंड हुए और रिमूव करा उन्होंने। दे अगेन बिकम अलाइव, फिर क्या हुआ, दे अगेन बिकम अलाइव टू देयर डिग्निटी एज मैन एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम दे रेज्ड देयर हेड्स एज जर्मन्स। उसके बाद वो फिर से उनमें एक जिंदगी, वो जिंदा हुए, उनकी डिग्निटी आई उनके अंदर, उनका जमीर जगा, और फिर वो पहली बार उन्होंने अपना सिर एक जर्मन्स की तरह से रेज किया, उठाया। तो ऐसा देखो, अभी हम यही बात इससे शुरू करने से पहले यही कर रहे थे कि समाज में, शरीर में, नेचर में, हर जगह ये लॉ ऑफ सिमिलिमम दिखेगा, ये सॉरी लॉ ऑफ होम्योपैथिक क्योर या नेचुरल लॉ ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथिक क्योर नहीं, नेचुरल लॉ, ये हर जगह इंप्लाई होता हुआ नजर आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में नजर आएगा। और ये इसको बेस बनाया ना, तभी तो क्योर हुआ। ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब घटनाएं इस लॉ ऑफ नेचर को पुष्ट करती हैं, सिद्ध करती हैं इसकी ऑथेंटिसिटी को,
हम्म, तो इसलिए अच्छा, वैसे बात हम आज इसकी नेचर लॉ ऑफ नेचर की कर रहे हैं, अदरवाइज होम्योपैथी का एक एक शब्द, ऑर्गनन का एक एक शब्द बाहर सारी दुनिया में प्रूव हो जाता है, अपने आप को प्रूव करता है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो इसी बात को लेकर के इसके जो बहुत अच्छे रीडर हैं, बहुत अच्छे इसको पढ़ते हैं, हमारे सीनियर हैं, उनमें डॉक्टर टीपी सिंह बोस अक्सर बोलते हैं, अमित पाल भाई, कि ये बुक ना इटरनल है, सनातन है। तो जब इस बात को समझ जाता है ना इंसान कि कैसे ये हर जगह ऑर्गनन के ये शब्द एक तरह से प्रासंगिक हैं, अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं हर पहलू पे, तो चाहे वो ऑर्गनन हो या कोई भी ऐसा लिटरेचर हो, वो इटरनल लिटरेचर माना जाता है। उसमें कबीर दास जी की वानियां हैं, कबीर के दोहे, उसमें ऑर्गनन है, उसमें जितने भी ये रहे हैं संत महात्मा, इनके शब्द, इनके लिटरेचर, ये इटरनल इसीलिए कहे जाते हैं। उनमें ही ऑर्गनन और क्रॉनिक डिजीज, दो बुक्स हमारी, और उनमें खास करके ऑर्गनन को तो कहा है। और क्रॉनिक डिजीज के इंट्रोडक्शन में तो डॉक्टर सिमरन गीता से, कुरान से, रामायण, बाइबिल से तुलना करी गई है। जी बिल्कुल। जी है हर अमित? हिंदू को, मैंने कहा जैसे अक्सर हम लोग बात करते ही है कि भागवत गीता हर हिंदू को, हर मुस्लिम को कुरान, ऐसे ही हर ऑर्गेनोन। बिल्कुल हाँ, और पता है भाई अमित, आपके भाव बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन इनमें मैं और बात करूं, ये बुक तो किसी रिलीजन से भी ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बहुत गीता में कही हुई बात हम हिंदू पढ़ें तक सीमित नहीं है, ये इंसानी जीवन को दर्शन देती है। अब इंसानी जीवन चाहे कोई सी भी उसका हो, है भैया, जीव को जीवन दर्शन देती हैं ये किताबें, चाहे कुरान हो, चाहे अपनी गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे जितनी भी हॉली बुक्स हैं। तो बेसिकली ये जीव को जीवन दर्शन देती है, ना कि ओनली क्रिश्चियन को बाइबिल, ना कि ओनली कुरान मुस्लिम को। लेकिन हम लोगों की ये बड़ी संकुचित सोच है कि हम जो जीव को जीवन दर्शन देती है, इसको तो भाई बड़ा अच्छा शब्द आ गया आपसे बात करते हुए मेरी जबान पे, ये जीव को जीवन दर्शन देती है ये किताबें। ऐसे ही ये होम्योपैथी की जो ऑर्गनन है, ये भैया मेडिकल प्रोफेशन को दर्शन देती है। इसमें होम्योपैथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा तो आधार ही है, और दूसरे भाई इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो इस पर चल नहीं पाते, उन्होंने नियम दूसरे पढ़े हुए हैं, बिल्कुल इसलिए उन्हें अजीब सी लगती है। अदरवाइज ये तो इंसान के जीवन का दर्शन, इंसान के जीवन को सही चलाने वाला दर्शन है भैया। इसमें कोई ऐसा तो भेद है ही नहीं कि इसे वो ना पढ़े और हम पढ़ें। एलोपैथ भी पढ़ लो भैया, बिल्कुल आयुर्वेद भी पढ़ लो, और ये बेकर ऐसा लिटरेचर किसी एक इंसान की या एक सिस्टम की बपौती नहीं हुआ करता। बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एलोपैथ वाले इसे पढ़ लेंगे तो महाकारण महाकारण में नहीं भैया, बहुतों ने पढ़ी, और जिन्होंने पढ़ी है ना वो यही बोलते हैं। उनमें से एक थे जिन्होंने हमें होम्योपैथी के लिए बोला, मम्मी से बात हुई थी, वो सीएमओ थे हमारे यहाँ, एक कोई हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बोला कि आप होम्योपैथी को अभी जानती नहीं है, अगर तीर निशाने पे लग गया ना तो उससे बढ़िया तीर कोई होता नहीं है। उन्होंने मम्मी से ये कहा था, मतलब बोला कि उन्होंने तब बताया था मैं कि उन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, हमें ये नहीं मालूम, लेकिन हम जरूर जानते हैं कि ये तो ऑर्गनन तो जरूर पढ़ी होगी, तभी वो इस तरह से बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल 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 सिमिलर घटना मेरे साथ है डॉक्टर दीपशिका। जी 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 और मेरे यहाँ गांव में मैं जब तैयारी करता था, जब मेरा सिलेक्शन बीएचएमएस में हुआ, तो हमारे चाचा लगते थे, वो एडवोकेट थे। हाँ अब वो भी एडवोकेट थे, एलएलबी कर रखी थी, वो वकालत नहीं कर पाए थे,
बहुत ही जेंटलमैन इंसान थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर तेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में होता तब मैं इतना खुश नहीं होता जितना खुश मैं अब हूं। अरे वाह। और उन्होंने मुझे हिंदी में लिखी हुई, हिंदी की बुक थी क्रॉनिक डिजीज और ऑर्गेनन, पहली 2 बुक्स उन्होंने मुझे दी। ओह वाओ। लेमैन थे वो, लेमैन, मेडिकल साइंस के रूप में। क्या बात है। और ये वर्ड मेरे आज बिल्कुल ऐसे ही ताजा हैं जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं इतना खुश तब नहीं होता जो तू एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाता, तेरा सिलेक्शन होता। बिल्कुल। तो जो इंसान इसको महसूस कर गया ना, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो कोई एडवोकेट हो, चाहे वो कोई भी हो, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है इन सब चीजों को सुन के। हाँ भैया, मैंने कहा जिस इसको टच कर लिया ना, फील कर लिया अंदर तक ना, हाँ हाँ, उसे कुछ नहीं दिख। फिर कुछ नहीं दिखता। सही कह रहे हो भाई, फिर तो वो कान्हा की मीरा हो जाती है वो। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, यहीं रुकते हैं बहुत अच्छे एहसास के साथ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राम 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 बहुत, राम 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 सबको। सभी को। राम 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 भैया। राम।